नमस्कार दोस्तों, इजी स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। वो है भारत पर अरब व तुर्क आक्रमण। तो देखिए साथियों, भारत पर हमेशा से ही जो है विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किए गए हैं और उन आक्रमणकारियों के द्वारा जब आक्रमण किए गए तो उसके कुछ सुखद परिणाम भी निकले और कुछ दुखद परिणाम भी निकले। ठीक है, तो इस कड़ी में हम प्रारंभ करते हैं। भारत पर जो मध्यकाल में देखने को मिलता है वो अरब आक्रमण, सबसे पहले अरब आक्रमणकारियों का जो है आक्रमण भारत में देखने को मिलता है। तो अरब आक्रमणकारियों में सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण हुआ वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया और ये अरब आक्रमणकारी था। असल में ये एक घटना का परिणाम था। सिंध का शासक था उस समय दाहिर। तो अरब का ये आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में एक घटना का परिणाम ये था कि सिंध के करीब से अरब जो थे उनके कुछ समुद्री जहाज जा रहे थे। उन जहाजों को समुद्री डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया। इसका हर्जाना अरब के जो शासक थे उस समय, उनके द्वारा, अरब के जो गवर्नर थे उनके द्वारा अल हज्जाज के द्वारा इसका क्या मांगा गया, हर्जाना मांगा गया। किससे? दाहिर से मांगा गया जो कि सिंध का शासक था। तो दाहिर ने इस हर्जाने को देने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अल हज्जाज जो कि अरब का गवर्नर था उसके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को अरब पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा रावर के युद्ध में सिंध का जो शासक था दाहिर, उसको पराजित किया गया। ठीक है, दाहिर लड़ते हुए मारा गया। उसकी पत्नी थी रानी बाई के द्वारा इन अरबों का मुकाबला किया गया, लेकिन वो पराजित हुई और उसके द्वारा जौहर किया गया। ठीक है, तो जौहर आप सभी जानते हैं। जौहर क्या होता है कि महिलाओं के द्वारा अपनी असमत की रक्षा करने के लिए जो है जीते जी जो है अग्नि में प्रवेश किया जाता है या जल में प्रवेश किया जाता है और अपनी मृत्यु को जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये जौहर जो है किसके द्वारा किया गया? रानी बाई के द्वारा किया गया। तो भारत के अंदर सबसे पहले जौहर किसके द्वारा किया गया? रानी बाई के द्वारा किया गया। सिंध आक्रमण के दौरान सिंध पर जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उस समय ये जौहर किया गया। ठीक है, और इस आक्रमण के समय जो रानी बाई की दो पुत्रियां थीं, वो असल में जो है इस मोहम्मद बिन कासिम के हाथ जो है जिंदी पकड़ ली गई थी और उनको जो है किसके पास भेज दिया गया? खलीफा के पास भेज दिया गया। लेकिन इनकी शिकायत पर खलीफा वालिद के द्वारा फिर किसको मृत्युदंड दिया गया था? मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, तो ये भारत पर अरब आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण था, सिंध पर आक्रमण किया गया था और यहां से जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर वसूल किया गया। जजिया कर क्या है? देखिए, मुसलमानों का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कुरान, उसके अंदर 5 करों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उसमें से एक कर कौन सा जो है? जजिया है। ये जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर है। धार्मिक नहीं बल्कि सुरक्षात्मक कर है। ये इसलिए लिया जाता है कि जो गैर मुसलमान है उनकी रक्षा का भार मुस्लिम शासकों के ऊपर है। तो वो शासक जो है रक्षात्मक कर के रूप में जो है ये कर जो है किसी गैर मुसलमानों से जो है वसूल करते हैं। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। एक तो ये कि गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर कौन सा है? जजिया कर है। ठीक है, और दूसरी बात ये यहाँ पर ये आती है, वो ये है कि ये जो जजिया कर है वो सबसे पहले कहां से लिया गया? सिंध से लिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमको जानकारी मिलती है असल में किससे मिलती है? एक अरबी ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा जो है एक अरबी ग्रंथ है। इसको किसके द्वारा लिखा गया इस बारे में इतिहास में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ये जरूर थोड़ा सा पता लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम का कोई सैनिक था, कोई सेवक था, उसके द्वारा ये चचनामा नामक जो है ग्रंथ लिखा गया अरबी भाषा में। ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? दाऊ बोटा के द्वारा इसका फारसी में फिर बाद में अनुवाद किया गया था। तो चचनामा का लेखक जो है अज्ञात है, लेकिन इसकी भाषा ज्ञात है। वो कौन सी अरबी भाषा है। और ये जो चचनामा जो ग्रंथ है ये हमको भारत पर अरबों के आक्रमण की जो है जानकारी हमको प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक धीरम नामक जो है सिक्का भी जो है चलाया गया था और इसके बाद 713 ईस्वी में
मुल्तान पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और यहाँ पर से मोहम्मद बिन कासिम को बहुत ज्यादा सोना प्राप्त हुआ था। इस कारण जो है इस नगर का नाम ही क्या रख दिया गया, सोने का नगर नाम जो है इसका रख दिया गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो आक्रमण था ये एक असल में एक आकस्मिक घटना माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी जो है अरब आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। 711 ईस्वी में भारत के जो मालाबार तट है केरल पर, उस पर आक्रमण किया गया था। तो सिंध के जो अरब के आक्रमणकारी थे उनके द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए, लेकिन जो सफल आक्रमण है वो 712 ईस्वी में है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत पर अरब आक्रमणकारियों द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण कब किया गया, तो 712 ना होकर बल्कि इसका 711 आंसर जो है 711 ईस्वी इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर शब्द आया था सफल आक्रमण कब किया गया, तो उत्तर आएगा 712 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको बुल्जे हेग नामक जो इतिहासकार हैं उसने जो इसको क्या माना है, एक आकस्मिक कथा माना है, यानी एक आकस्मिक घटना का परिणाम थी ये कि भाई सिंध के पास से जो जहाज जा रहे थे वो लुट गए और उनका हर्जाना जो है दाहिर के द्वारा नहीं दिया गया, इस कारण जो ये आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो ये अरब आक्रमणकारियों के द्वारा इस तरह से भारत पर आक्रमण किया गया। लगभग 150-200 साल तक इनकी सत्ता सिंध पर बनी रही, उसके बाद जो है सिंध को आजादी प्राप्त हुई। अब देखिए यहाँ अरब आक्रमणकारियों से कुछ एक जो है यहाँ पर एक परिणाम देखने को मिलते हैं। एक तो जो है खजूर की खेती करने का जो प्रचलन है भारत में कहां से आया, अरब से आया। इसके साथ साथ ही ऊंट का पालन जो किया जाता है भारत में वो भी किसकी मानी जाती है, देन अरब की देन मानी जाती है। ठीक है, तो ये अरब आक्रमणकारी हैं जिनके द्वारा 712 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया गया था। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो भारत पर तुर्क आक्रमणकारी आते हैं। ठीक है, ये भी मुसलमान ही है, अरब आक्रमणकारी मुसलमान ही थे, ये इस्लाम को जो है इस्लाम धर्म के जो है अनुयायी थे। अब देखिए जो है तुर्क आक्रमणकारियों की अगर बात करें तो इनका गजनी साम्राज्य स्थापित हुआ 962 ईस्वी में। अल्पगीन जो है इसका पहला शासक बना। ठीक है, और इसके बाद जो है 977 ईस्वी में यामनी वंश का एक अन्य शासक बना जिसको कहते हैं सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन इस वंश का, यामनी वंश का शासक बना कब, 977 ईस्वी में। इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो पहला तुर्क आक्रमणकारी जिसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया वो कौन था, सुबुक्तगीन था। ठीक है, इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में इसका पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने जो है यहाँ गजनी का शासक बना। गजनी जो है अफगानिस्तान में क्षेत्र है, तो यहाँ का जो है शासक कौन बना, महमूद गजनबी बना। ठीक है, गजनी का शासक था इसलिए इसको महमूद गजनबी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस महमूद गजनबी के द्वारा दो महत्वपूर्ण उपाधियां ग्रहण की गई थी, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत की उपाधि जिसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, तो अमीन उल मिल्लत की उपाधि जो है इसके द्वारा ग्रहण की गई जिसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। इसके अलावा यामिन उद दौला जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो ये दो उपाधि जो है महमूद गजनबी के द्वारा ग्रहण की गई थी। ठीक है, ये उपाधियां असल में इसको किसने प्रदान की थी, खलीफा थे जिनका नाम था अल कादिर बिल्ला। अल कादिर बिल्ला के द्वारा ये उपाधि इसको प्रदान की गई थी। असल में जो भी मुसलमान आक्रमणकारी या तुर्क है या अरब आक्रमणकारी, इनके जो आक्रमणों के जो उद्देश्य थे वो असल में 2-3 उद्देश्य हुआ करते थे। एक तो जो है उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार, जो कि हर राजा का रहता है आक्रमण करने का। दूसरा था धन प्राप्ति। ठीक है, धन प्राप्ति क्योंकि भारत जो है प्राचीन समय से सोने की चिड़िया जो है कहा जाता था, यहाँ पर धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और इस के कारण भी जो है भारत पर आक्रमण किए गए। ठीक है, और तीसरा जो कारण माना जाता है इस मुस्लिम आक्रमणकारी को वो था इस्लाम का प्रचार, ये धर्म का प्रचार भी जो है इनका एक कारण माना जाता है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो देखिए महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए। हेनरी एलियट के द्वारा ये बात कही गई कि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए। ठीक है,
अब ये भारत के जो भी उस समय धनाढ़ नगर थे उन पर लगातार जो है मोहम्मद गजनबी के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। और पंजाब पर उस समय जो है शासक थे जयपाल, इनके द्वारा सबसे पहले जो है महमूद गजनबी को रोकने का कार्य किया जाता था, लेकिन ये पराजित हुए। इसके बाद इनके पुत्र थे आनंद पाल, उसके बाद त्रिलोचन पाल के द्वारा लगातार जो है इनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं जिनके कारण इनको पराजित होना पड़ा। ठीक है। और इनका जो है सहायता भी जो है कुछ राजाओं के द्वारा, विद्याधर जैसे गंड शासक, उसके द्वारा एक ग्रुप तैयार करके भी जो है इनकी सहायता की गई, लेकिन ये जो है महमूद गजनबी का सामना नहीं कर पाए। ठीक है। महमूद गजनबी के अगर आक्रमण की बात करें, जैसे नगरकोट है 1008 से 1009 में जो ये छठा आक्रमण है इसका, मुल्तान पर आक्रमण है, मथुरा कन्नौज पर आक्रमण है 1016 1018 में। ठीक है। इस महमूद गजनबी का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ कहां पर है? गुजरात में। ठीक है। तो यहाँ पर आक्रमण किया गया 1025 ईस्वी में। ये महमूद गजनबी का भारत पर 15वां आक्रमण था। ठीक है। इस सोमनाथ के आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक था, सोलंकी वंश का शासक था भीम प्रथम। ठीक है। तो इसके काल में महमूद गजनबी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया और इस सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया। इसके बारे में लिखा जाता है कि इस मंदिर में बेशुमार दौलत थी और उस दौलत को जो है लेकर महमूद गजनबी कहां ले गया? इसको अपने गजनी शहर ले गया, गजनी साम्राज्य में ले गया। ठीक है। ये कहा जाता है कि यहाँ एक बड़ा शिवलिंग था, इस शिवलिंग को भी जो है गजनी ले जाया गया। यहाँ के बहुत सारे कारीगरों को जो है पकड़कर भी जो है गजनी में ले जाया गया। उसका उद्देश्य ये था कि वहां ये कहा जाता है कि गजनी में एक मस्जिद का निर्माण किया गया और मस्जिद की जो सीढ़ियां थी उनमें इस शिवलिंग के पत्थरों को लगाया गया। तो कुल मिलाकर वहां ये बताने का प्रयास किया गया कि जो हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं वो जो है देखो हमारे पैरों को नीचे आते हैं पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। तो कुल मिलाकर जो हिंदू धर्म है वो अच्छा नहीं है, लोगों को क्या है इस्लाम को जो है कबूल करना चाहिए। तो इस तरह से महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर जो है लगातार आक्रमण किए गए, 17 बार आक्रमण किए गए। सोमनाथ के आक्रमण में तो उसको बेशुमार जो है दौलत प्राप्त हुई थी। ठीक है। इसका जो अंतिम आक्रमण माना जाता है वो है 1027 ईस्वी में है, वो है सिंध में खोकर जाति के जाट थे तो उन पर इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण माना जाता है। ठीक है। इसके बाद 1030 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई थी। अब महमूद गजनबी जब भी भारत पर आक्रमण करता था तो कहीं ना कहीं जो है उसका उद्देश्य मंदिरों को लूटना था, मंदिरों की मूर्तियों को नष्ट करना था। तो मूर्तियों को नष्ट करने के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है? बुत सिकन भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? बुत सिकन, यानी बुत यानी मूर्तियां, उनको नष्ट करने के कारण जो है महमूद गजनबी को बुत सिकन कहा जाता है। महमूद गजनबी के साथ एक इतिहासकार भी भारत आया था जिसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत आया। अल-बरूनी के द्वारा भारत के संदर्भ में एक किताब लिखी गई जिसको कहते हैं किताब तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। ठीक है। इस किताब के अंदर महमूद गजनबी के बारे में तो हमको जानकारी मिलती है, लेकिन अल-बरूनी ने इस किताब में भारतीय जो जानकारी है वो प्रदान की है। भारत के मौसम के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत के दर्शन के बारे में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है अल-बरूनी के द्वारा यहाँ प्रदान की गई है। ठीक है। अल-बरूनी का एक यहाँ पर जो ये किताबुल हिंद नामक ग्रंथ है उसके अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है बात भी लिखी गई है। वो ये है कि भारत के जो लोग हैं वो क्या होते हैं? अभिमानी होते हैं। ठीक है। उसने ये बात लिखी, भारत के लोग बड़े अभिमानी हैं और इनको अपनी सभ्यता संस्कृति पर बड़ा गर्व है और ये किसी से मिलना जुलना जो है पसंद नहीं करते, अपनी बातों को शेयर करना पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो है अल-बरूनी जब भारत आया तो उसके साथ जो है भारतीयों के द्वारा जो है बातचीत नहीं की गई होगी, तो उसने कहीं ना कहीं इस बात को लिखा। ठीक है। और ये बात कहीं ना कहीं इस बात को भी जो है हमारी जो महमूद गजनबी के आक्रमणों से जो हमारे 17 बार हम पराजित हुए, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को भी हमको बताते हैं कि हम लोग वास्तव में जो है एक कूप के मेंढक बन के रह गए थे। हमने जो है बाहरी जो जानकारियां हैं उनको अपने देश में लाने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि वो बात जो है निकल के आ रही है भाई हम बड़े अभिमानी हो गए अपनी संस्कृति को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये चीज हो सकता है कि हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हुई। ठीक है। तो महमूद गजनबी के अन्य साहित्यकारों में, उसके दरबारी साहित्यकारों में एक फिरदौसी भी था
और उसके द्वारा शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और फिरदौसी के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये लिखता था, तो इसको जो है हर जो है लिखाई पे जो है इसको बड़ा जो है इनाम दिया जाता था। इसकी घोषणा जो महमूद गजनवी के द्वारा की गई थी, लेकिन जो ये चीज नहीं दी गई इसको, तो इसके द्वारा जो है आत्महत्या कर ली गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक उतबी नाम का जो एक इतिहासकार था, वो भी इसके दरबार में निवास करता था, जिसके द्वारा किताबुल यामनी नामक जो है ग्रंथ की रचना की गई थी उतबी के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ ही बेहाकी नामक एक साहित्यकार भी महमूद गजनवी के दरबार में निवास करता था। असल में ये जो व्यक्ति था ये सुबुक्तगीन के काल में था, और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद जो है ये महमूद गजनवी के दरबार में रहा, और सुबुक्तगीन के काल में ही जो है इसके द्वारा तारीख सुबुक्तगीन नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी हैं, और इस आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो लगभग वही है, धन की प्राप्ति है, और साम्राज्य का तो विस्तार नहीं कर पाया उसके द्वारा, लेकिन साम्राज्य के विस्तार में भारत का जो सिंध है, मुल्तान है, पंजाब का जो क्षेत्र है, वो लगभग जो है गजनी साम्राज्य का अंग बन गया। तो भारत का जो रक्षात्मक जो एक इलाका था वो काम चला गया, गजनी साम्राज्य का अंग बन गया। पंजाब जो कि सुरक्षात्मक एक जो प्रवेश द्वार था वो क्या हो गया, गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम जो है हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस महमूद गजनवी के बाद में जो इसके साम्राज्य के जो अंतिम जो इसका साम्राज्य का जो व्यक्ति माना जाता है वो खुसरो मलिक है, गजनी वंश का। वो 1192 ईस्वी में इसकी जो है इसको पराजित किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको पराजित किया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और इसी कड़ी में जो है तीसरा जो प्रसिद्ध मुस्लिम आक्रमणकारी है वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के द्वारा भी भारत पर जो है आक्रमण किए गए, और मोहम्मद गौरी के द्वारा गजनी पर जो है गजनी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया गया, और ये गौर प्रदेश का रहने वाला था, तो इसलिए गौरी लगाता था, अफगानिस्तान के गौर प्रदेश का था। ये ससबनी जो है वंश का था मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए, और इसके भारत पर आक्रमण की बात करें तो 1075 ईस्वी में इसके द्वारा सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया गया। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण किया गया। इस समय मुल्तान में जो शासन था वो किसका था, कर्माती मुसलमान थे, उनका यहाँ पर शासन था। तो मुल्तान पर मोहम्मद गौरी की जो है सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक ये सत्ता स्थापित नहीं रह पाई। इसके बाद 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया। ठीक है, तो यहाँ एक युद्ध हुआ, उसका नाम था आबू का युद्ध, और इस युद्ध में गुजरात का जो तत्कालीन जो उस समय शासक था सोलंकी वंश का, जिसका नाम था मूलराज द्वितीय, तो मूलराज द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को यहाँ ये महसूस हो गया कि कहीं ना कहीं जो है उसने जो एक ट्रैक लिया है, जो रास्ता लिया वो गलत लिया है। ठीक है, भारत में गुजरात के जो रास्ते से भारत में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, तो उसने फिर वही जो है रास्ता अडॉप्ट किया जो कि महमूद गजनवी के द्वारा लिया गया, पंजाब वाला रास्ता। तो इस समय जो है इसके द्वारा भी जो है फिर अपनी गलती को सुधार जो है किया गया, और ये पंजाब वाले रास्ते से इसके द्वारा फिर बाद में आक्रमण किए गए। ठीक है, अब इधर देखिए अजमेर और दिल्ली पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित था, किसका, यहाँ पर चौहान वंश का शासक था, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको राय पृथौरा भी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान का यहाँ बड़ा जो है शासन था, और यहाँ बठिंडा तक जो है इनका साम्राज्य जो है विस्तारित था। अब देखिए मोहम्मद गौरी के द्वारा जो आक्रमण किया गया। ठीक है, इसने सबसे पहले क्या किया, बठिंडा पर आक्रमण किया। ठीक है, बठिंडा को जो है जीत लिया गया, और ये जो जीतने के बाद कुछ समय के बाद ही जो है वापस लौट रहा था, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है सेना लेकर जब आगे बढ़ा, तो ऐसी स्थिति में मार्ग से ही जो है मोहम्मद गौरी वापस लौट के आया, और यहाँ पर एक युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसको कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का मैदान पंजाब में स्थित है। ठीक है, बठिंडा के पास में ही। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का मुकाबला किससे हुआ,
जो दिल्ली और अजमेर के शासक थे चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हुआ। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा आसानी से मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया। ठीक है, मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में बुरी तरह घायल भी हुआ, लेकिन वो अपनी जान बचाने में जो है सफल रहा। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी अपने गौर प्रदेश में लौट गया, लेकिन उसने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। ठीक है, और इस अपमान का बदला लेने के लिए ये कहा जाता है कि वो जो है नरम बिस्तरों पर नहीं सोया, युद्ध के वस्त्रों को भी उसने जो है नहीं, युद्ध के वस्त्रों को भी नहीं बदला, घावों पर भी मरहम नहीं लगाया और एक बड़ी जो है तैयारी में जुट गया। ठीक है, और एक अच्छी तैयारी करके पुनः 1192 में उसके द्वारा पुनः भारत पर आक्रमण किया गया। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध जिसे कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा वही जो है बड़ी सेना से जो है इसका मुकाबला किया गया। पर ये कहा जाता है कि तराइन के मैदान में जब सेनाएं आमने सामने आ गई तो मोहम्मद गौरी के द्वारा कूटनीति से जो है काम में लिया गया और कुछ बुलावे में जो है पृथ्वीराज चौहान को रखा गया। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान की सेना कुछ शिथिल अवस्था में आ गई और इसका लाभ जो है किसने उठाया, मोहम्मद गौरी के द्वारा अचानक भारतीय सेना या जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी उस पर आक्रमण कर दिया गया। इस अचानक हुए आक्रमण का सामना जो है पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं कर पाई और यहाँ ये पराजित हुई। ठीक है, अब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, लेकिन यहाँ से एक बात और आती है कि इस युद्ध के परिणाम के बारे में, कि इस युद्ध के परिणाम में तो ये ठीक है कि भाई ये जो है पराजित हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ। तो देखिए इसमें मुस्लिम जो इतिहासकार हैं, इसमें हसन निजामी हैं, हसन निजामी ने ताजुल मोहसिन में जो है लिखा कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया जिंदा और इसको कुछ समय के लिए जो इसका राज जो है लौटा दिया गया और ये मोहम्मद गौरी का दिन इसने कार्य किया, लेकिन बाद में जो इसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन दूसरे मुस्लिम इतिहासकार हैं मिनाज उस सिराज, उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई जो पृथ्वीराज चौहान है उसको सिरसा हरियाणा में जो है पकड़ लिया गया और वहीं इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, लेकिन एक तीसरे जो इतिहासकार हैं जिनका नाम है चंद्रवरदाई, तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी साहित्यकार थे, अच्छे मित्र भी थे पृथ्वीराज चौहान के। तो इन चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, और इसमें लिखा गया कि पृथ्वीराज चौहान को जो है जिंदा पकड़ लिया गया युद्ध में और चंद्रवरदाई भी उसके साथ पकड़े गए और इन दोनों को जो है गौड़ प्रदेश ले जाया गया और बाद में एक जो है अचूक बाण के द्वारा जो है एक ध्वनि पर जो है आधारित बाण के द्वारा जो है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या की गई और स्वयं को मार लिया गया। ठीक है, तो इस तरह की बातें भी जो है देखने को मिलती हैं। लेकिन देखिए पृथ्वीराज चौहान के जो ये दरबारी साहित्यकार थे तो उनके द्वारा चंद्रवरदाई, तो उनके द्वारा असल में एक जो है साहित्य लिखा गया। ठीक है, ये तो इतिहास से थोड़ी सी भिन्नता लेकर जो है ये नजर आता है, लेकिन जो ये दोनों मुस्लिम इतिहासकार हैं इनको अगर देखा जाए तो एक जो है मानता है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या सिरसा के निकट ही कर दी गई, दूसरा ये मानता है कुछ समय के लिए उसको शासन कार्य जो है दिया गया। तो कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान की इस तरह से शासन का अंत हुआ और भारत में जो है मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। क्योंकि देखिए मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का वो कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार को लेकर था। ठीक है, तो इस साम्राज्य विस्तार की भावना को लेकर चूंकि उसने आक्रमण किया, इस कारण जो है उसने यहाँ पर सत्ता भी फिर स्थापित की। अब देखिए मोहम्मद गौरी के द्वारा फिर एक और आक्रमण किया गया और वो है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा कन्नौज के शासक थे गैडवाल वंश के, जिनका नाम क्या था, जयचंद। तो जयचंद का भी उस समय एक बड़ा साम्राज्य था और 1194 ईस्वी के इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी का मुकाबला किससे हुआ, जयचंद से हुआ। ठीक है, जयचंद इस युद्ध में पराजित हुआ और लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, तो इस तरह से जो गौरी के द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा जो सत्ता स्थापित की गई वो भारत में पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के द्वारा यहाँ पर एक दहलवी वाल नाम के जो है सिक्के भी जो है चलाए गए थे और ये सिक्के में एक तरफ जो है कलमा लिखा रहता था इस्लाम से जो है संबद्ध और दूसरी तरफ लक्ष्मी जो है हिंदू देवी हैं उनका भी जो है चित्र बना हुआ देखने को मिलता। तो ये दहलीवाल जो है सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, साथ में मोहम्मद गौरी के साथ में एक
जो है सूफी संत भी भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और इनके द्वारा अजमेर में अपनी जो है खानका स्थापित की गई। और ये सूफी संत की जो है बड़े संत थे। भारत में सूफी संत को इनके द्वारा स्थापित किया गया। भारत में जो भी सूफी आंदोलन की बात की जाती है उसमें सबसे अच्छा जो माना जाता है, जो इनका जो सिलसिला है वो सूफी सिलसिला, उसमें जो है ये चिश्ती सिलसिला सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित की गई। और इसके बाद जो है बहुत सारे वंश आते हैं। मध्यकाल में लगभग जो है लगातार हमको क्या देखने को मिलता है, मध्यकाल में मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित रहती है। उसके बाद जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा, खिलजी वंश के बाद फिर जिस तरह से तुगलक वंश आएगा, तो ये प्रक्रम जो है आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से भारत में मुस्लिम सत्ता किसके द्वारा स्थापित की गई थी, मोहम्मद गौरी के द्वारा स्थापित की गई। हालांकि भारत पे मुस्लिम आक्रमण तो पहले भी हुए, जैसे अरबों के द्वारा आक्रमण किए गए, लेकिन उनके द्वारा यहाँ कुछ समय के लिए सत्ता स्थापित की गई। लेकिन मोहम्मद गौरी के द्वारा जो सत्ता स्थापित की गई वो भारत में पूरे मध्यकाल में जो है देखने को मिलती है। ठीक है, और मध्यकाल के बाद में अंत में जो अंग्रेज आ जाते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा फिर भारत पर सत्ता स्थापित कर ली गई। तो इस तरह से जो है प्राचीन भारत में जो एक हमारी जो एक सोने की चिड़िया जो देश था उसका लुटने पिटने का इतिहास ये मध्यकाल से यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस कड़ी में हम और अभी वीडियो लाएंगे जिसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, इनके बारे में अलग अलग से हम जो सेपरेट बात करेंगे। तो यहाँ से एक मध्यकाल का जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस तरह से आप जो है चाहते हैं, इसके बारे में अवश्य लिखें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।